बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर नंबर 1 में पास पेपर की हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज जो हम पास पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 असगर अली एसोसिएट वाला करने लगे। ठीक है जी, चलो यहाँ पे आ जाए। स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, असगर अली एसोसिएट। अब क्वेश्चन देखें, शक्ल से लग रहा है यार कितना छोटा सवाल है, लेकिन इसके मार्क्स बता रहे हैं कि भाई ये इतना सीधा साधा सवाल नहीं होगा। आगे पता कि अगर 12 नंबर से ऊपर निकल जाए तो ये ग्रुप बी का सवाल चले जाता है। ठीक है, तो देखें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 9। तो देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब बड़े क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को उसने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, स्प्रिंग 2023 में। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग 2023 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन आया और फिर नजूमियों ने कहा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से 15 नंबर का सवाल आ गया, अगली बार कभी भी एग्जामिनर इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पूछेगा। तो सर उसने क्या किया, ऑटम 2023 अगली ही अटेम्प्ट में दोबारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल पूछ लिया। ठीक है, और कितने मार्क्स का पूछा सर? 9 नंबर का उसने सवाल पूछा। ठीक है, फिर नजूमी ने कहा ओहो 2 मरतबा आ गया, अब तो नहीं आएगा। तो सर रिसेंट अटेम्प्ट में दोबारा उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल पूछ लिया। ठीक है जी, हाँ नजूमी में मैं भी था। नहीं, लेकिन हम बच्चों को ये कुछ छुड़वाते नहीं है, मतलब कहते हैं कि फोरकास्टिंग है कि यार इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है ये एक मरतबा आ गया, बाकी इतने फेवरेट टॉपिक कॉस्ट से रिलेटेड पड़े हुए हैं, तो एग्जामिनर को सही वहां पे मूव कर जाए। तो प्रोविजन तो यही होती है कि इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन स्टिल बच्चों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो कोई ना कोई टॉपिक, कोई भी ना टॉपिक छोड़ के जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई कॉस्ट में तो नजूमियत कोई नहीं चलती, इसलिए बच्चों सारे टॉपिक इंसानों की तरह करके जाने हैं। ठीक है, और किसी टॉपिक को फेवरेट नहीं बनाना, किसी टॉपिक से दुश्मनी नहीं लेनी, डिसीजन मेकिंग में दुश्मनी नहीं लेनी, तो बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह सबसे आसान वही होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, चलो जल्दी सवाल पढ़ लो और स्टार्ट करते हैं। सारे हाँ, टेंशन ना नहीं, देखिए और ये स्प्रिंग 2023 का बेहतरीन क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, और रिवीजन के लिए तो तबाही का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रीड कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। सर सवाल पढ़ लिया? सवाल पढ़ लिया। जब आप लोगों ने एग्जाम में इसी तरह का सवाल पढ़ना है तो सवाल के ऊपर सबसे पहले एक नजर मारनी है, हल्का हल्का सा पढ़ के। सर सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है? रिक्वायरमेंट से। कहां से स्टार्ट करना है? रिक्वायरमेंट से। सारी राज की बातें कहां से पता चलेंगी? रिक्वायरमेंट पढ़कर। सर रिक्वायरमेंट पढ़े। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड एट 31 जनवरी 2023। मुझे क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड। अब ये जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड है सर, ये हम कैसे फाइंड करते थे, याद है आपको?
जी, वेल डन। ये जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड है ये फाइंड की जाती है सबसे पहले क्लोजिंग यूनिट्स। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम बच्चों? क्लोजिंग यूनिट्स। सबसे पहले हम क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं दो चीजों से। किससे? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट या एनआरवी पर यूनिट, विच एवर इज लोअर। ऐसे तो क्लोजिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी से, जो आंसर आएगा उस आंसर का नाम क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सही है? तो मुझे फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। क्या यहां से बात समझ लग गई? अब यहां से हम सवाल को उठाते हैं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि व्हाट शुड वी हैव टू डू। ठीक है, तो हमें यहां से एक रोड मैप मिल गया कि मुझे तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स चाहिए, ये फाइंड करनी है। और ये मुझे कैसे मिलने वाली है? क्लोजिंग स्टॉक्स के क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का होगा, ये बात याद रखनी है, माइंड में रखनी है। और यहां पे क्या चलेगा? कॉस्ट पर यूनिट या एनआरवी पर यूनिट, विच एवर इज लोअर। डन। इसका मतलब यह है सवाल को कंप्लीट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होंगी? नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड, सेकंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, थर्ड वन इज एनआरवी पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। क्या मेरी बात समझ लग गई? यहां तो कोई टेंशन? ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे वापस। अब क्वेश्चन को तरतीब से पढ़ते हैं, वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को जब हमने बच्चों रीड किया, असगर अली एसोसिएट कमेंस बिजनेस 1 जनवरी, इट मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट। सर यहां से पता चल गया वो कौन सी 2 प्रोडक्ट बना रहा है? सर 2 प्रोडक्ट कौन से बना रहा है? एक्स और वाई। सर ये 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। कह सकता हूं एक्स और वाई तो फिनिश गुड्स हैं, एक्स और वाई तो फिनिश गुड्स हैं। इसका मतलब फिर एक्स के, इसका मतलब फिर यहां पे मुझे क्या चाहिए होगा? ये क्लोजिंग यूनिट्स कौन से होंगे? सर ये क्लोजिंग यूनिट किसके होंगे? एक्स के क्लोजिंग यूनिट्स होंगे और वाई के क्लोजिंग यूनिट्स होंगे। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? क्योंकि एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्लोजिंग यूनिट्स किसके होने चाहिए? एक्स के क्लोजिंग यूनिट्स। ये कॉस्ट पर यूनिट किसकी होनी चाहिए? बोलो बोलो, एक्स और वाई की। और ये कॉस्ट पर यूनिट एक्स और वाई की। एनआरवी किसकी? एक्स और वाई की। ये बात याद रखनी है क्योंकि यही बात आगे हमें सवाल को हल करने में सपोर्ट करने वाली है। डन बच्चों, आगे चलते। ड्यूरिंग द मंथ सेल ऑफ एक्स वाई वर 11,600 एंड 9,400 रिस्पेक्टिवली। सर ये मेरे पास क्या आ गई? सेल आ गई। डन। आगे, थ्रू आउट द मंथ ए सोल्ड दिस प्रोडक्ट एट 20% अबव कॉस्ट। सर ये वाली जुमला किसके लिए दिया हुआ उसने? जी, ये जुमला किसके लिए दिया हुआ है? सर ये मार्कअप दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मार्कअप दिया हुआ है। जो वो चीजें बेचता है सर वो कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट रख के बेचता है। और अगर सेल दी हो 25% अबव कॉस्ट का मार्कअप दिया हो, क्या यहां से कॉस्ट निकल सकता है? क्या से कॉस्ट निकल सकता है सर? अच्छा, हमें मुझे पता नहीं भी कॉस्ट निकालनी या नहीं निकालनी, लेकिन यहां पे इंडिकेशन ये सेल दिया हुआ है, सेल अमाउंट गिवन है और सर ये अबव कॉस्ट है। इसका मतलब 25% किसके ऊपर लगा हुआ? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट क्या होगी? 100 पर। सही है? तो आपको पता है सेल माइनस कॉस्ट करूंगा तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर है सर? 25%। प्रॉफिट कितना है? 25। तो बताओ फिर सेल क्या होनी चाहिए? 125 पे सेल पड़ी हुई है। ऐसे ही है क्या? 11,600 से क्या मैं
11,600 की कॉस्ट फाइंड कर सकता हूं सर? कॉस्ट फाइंड कैसे कॉस्ट फाइंड करूंगा सर? 11,600 को डिवाइड करूंगा 125 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो कॉस्ट पर आ जाएगी अमाउंट। क्या मेरी बात समझ आई? खैर मैंने जल्दी बात ही बता दी, अभी इसका वक्त आया नहीं था। खैर चलो, ये मार्कअप दिया हुआ है, देखते हैं क्या करना है इसका। ठीक है, अभी वाली जो बात सुनाई इग्नोर मार सकते हो, ये मार्कअप दिया हुआ है। ठीक है, कहां पे इस्तेमाल करने देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल। इस सवाल ने आकर, इस बात ने आकर सवाल का लेवल बढ़ा दिया, सवाल को मुश्किल कर दिया। काश ये ना होता तो सवाल आसान होता। ये जो मैं प्रोडक्ट एक्स बना रहा हूं सर, दो कौन सी प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक्स और वाई। ये जो मैं एक्स बना रहा हूं, कहता है इसको बनाने के लिए 6 kg मटेरियल ए चाहिए, और जो वाई प्रोडक्ट बनती है उसको 5 kg एंड 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी एंड सी चाहिए। लगता है वाई नवाब ज्यादा है, क्या ख्याल है? एक्स सिर्फ ए से बनता है और वाई में बी और सी दो मटेरियल लगते हैं। बी कितना लगता है 5 kg, सी कितना लगता है 3 kg। सर यहां तक कहानी समझ लग गई। थर्ड में वो जो 3 तरह के रॉ मटेरियल, सर रॉ मटेरियल ये कौन है? ये ए बी सी कौन है? ये रॉ मटेरियल है, इनको याद रखना है, इन्होंने सारी कहानी खराब की है हमारी। ये रॉ मटेरियल है, ए बी सी 3 रॉ मटेरियल है। ये ए किसके लिए है? एक्स के लिए। और ये बी और सी नलाई किसके लिए है? ये वाई के लिए। डन बच्चों। आगे उसने रॉ मटेरियल को खरीदा, फिर इनवॉइस फ्रेट, ये वो वाली कैलकुलेशन करवा रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, परचेज प्राइस, एड इंपोर्ट ड्यूटी, एड फ्रेट चार्जेस। ठीक है, ये सारा कुछ वो कैलकुलेशन करवा रहा है। और एंड में क्या गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री किसमें है? तो सर क्या ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है या क्लोजिंग फिनिश गुड है? और केजी लिखा हुआ है ना, तो रॉ मटेरियल है। और हमारी मंजिल क्या है? क्लोजिंग फिनिश गुड चाहिए। सही है, तो हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड का सफर तय करेंगे सारा। क्लियर? चलें जी, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को कैलकुलेट करते हैं। सर करें? अच्छा, जल्दी से सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 5 लेबर पर आवर पर यूनिट, वाई को 3 लेबर आवर पर यूनिट चाहिए। कॉस्ट ऑफ लेबर ये बता दिया उसने, फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया। सेल इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय कस्टमर। ये सेल रिटर्न आ रही है। ओए कहता से उसने वापस क्यों किया कस्टमर ने? राज की बात सर, कस्टमर ने वापस क्यों किए? रिटर्न बाय, उसको क्या हो गया? रिटर्न बाय कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज। आपको पता है जब रॉ मटेरियल डैमेज होता है या फिनिश गुड हमारी डैमेज होती है तो एनआरवी के मसले आ जाते हैं। ऐसे है, तो अब डैमेज होने की वजह से एनआरवी का मसला पड़ जाएगा, क्योंकि अगर चीजें तो गुड हैं, डैमेज नहीं है, तो ठीक है, वो नॉर्मल मार्केट की सेलिंग प्राइस पर बिक जाएंगी। लेकिन अगर जो हमारी गुड डैमेज हो गई, अब वो मार्केट की नॉर्मल प्राइस पर नहीं बिकेगा, उसका तो एनआरवी का मसला आ जाएगा। तो यहां से एनआरवी का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइव हो जाएगा। These are with AA. The defective unit need to be reworked by increasing upper unit cost rupees 1500 800। कहता है जो यूनिट डैमेज होगी ना, उनको हमने लवारिस नहीं छोड़ा, उनके ऊपर हम दोबारा मेहनत करेंगे, सही करेंगे। तो सर जो एडिशनली उनके ऊपर चार्जेस हुए, एक्सपेंस आया 1500 और 1800, एक्स के ऊपर 1500, वाई के ऊपर 800 लगे, सो दे कैन फैच द करंट सेलिंग प्राइस। फिर वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, तो दोबारा नॉर्मल प्राइस पर वो सेल हो सकते हैं। कोई कहानी समझ लग गई? इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने। क्या निकालने? क्लोजिंग फिनिश गुड। और क्लोजिंग फिनिश गुड में कौन कौन से फिनिश गुड्स हैं? एक फिनिश गुड एक्स है और फिनिश गुड वाई है। लास्ट वाली लाइन में पढ़ा, ये पॉइंट नंबर 4-6 में पढ़ा कि कुछ यूनिट डैमेज हो गए। तो इसका मतलब एक्स में 2 तरह के यूनिट्स होंगे, एक्स में 2 तरह के यूनिट्स होंगे, फिनिश गुड एक्स और फिनिश गुड वाई। इसमें 2 तरह के यूनिट्स आने वाले। सर एक गुड्स होंगे या एक नॉर्मल कह देते, या गुड्स कह लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। एक नॉर्मल यूनिट्स होंगे और एक डैमेज होंगे। वाई में भी 2 तरह के गुड्स आने वाली हैं, एक नॉर्मल यूनिट्स होंगे और एक डैमेज यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे। डन। और इनको कॉस्ट और एनआरवी से हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे।
यहाँ तो कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने वाले 1 को। अच्छा, अब मैं साथ साथ ना रेफरेंस के साथ चलता रहूंगा ताकि पता चले हम कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपसे जो कैलकुलेशन शेयर करने वाला हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग फिनिश गुड की कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक्स यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, ये हम ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, और फिनिश गुड में कौन कौन से गुड्स है हमारे पास? एक एक्स है और एक वाई है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, ऊपर क्वेश्चन में सारा देखें, क्वेश्चन में नजर मार के आए, ये सारा हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन। कहीं पर क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन के लिए कोई उसने ओपनिंग फिनिश गुड दिए हों, कोई ओपनिंग गुड्स दिए हों, या उसने यूनिट कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई चीजें बताई हों। देखें, ये जो बिजनेस है असगर अली वाला, ये चीजें खरीद नहीं रहा, इसका मतलब जो है यूनिट प्रोड्यूस नहीं, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है। अगर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाली स्टेटमेंट वाली कैलकुलेशन लगनी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि रॉ मटेरियल असल में फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा ना, तो ये असल में जो रॉ मटेरियल की कहानी है, तो इस रॉ मटेरियल की कहानी में से हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स मिलने वाले। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो पहले चीजें बनाएगा, फिर क्या करेगा, चीजें बेचेगा और जो चीजें बिकने से रह जाएंगी वो क्या बनेगी, क्लोजिंग फिनिश गुड बनने वाली। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो क्लोजिंग यूनिट्स हमें ढूंढने पड़ेंगे बच्चों, वो हमें इस स्टेटमेंट से ढूंढने पड़ेंगे, इस इक्वेशन का हमें सहारा लेना पड़ेगा। कौन सी वाली? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन, क्योंकि हम बनाने वाले हैं ना, चीजें बना रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड, इसमें से माइनस क्या कर दूंगा, ओ हाँ, क्या हो गया यार, फिनिश गुड सोल्ड, तो आंसर किस में आ जाएगा, क्लोजिंग, और फिर क्लोजिंग आएगा, कोई हाल नहीं, ये क्लोजिंग यूनिट्स यहां से आएंगे। हमें ओपनिंग फिनिश गुड चाहिए प्लस प्रोडक्शन चाहिए माइनस फिनिश गुड सोल्ड चाहिए इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स। अब चेक करें, इस इक्वेशन में ओपनिंग फिनिश गुड हमारे सवाल में नहीं है, ओपनिंग फिनिश गुड हमारे सवाल में नहीं है। अच्छा, फिनिश गुड की कैलकुलेशन उसने सवाल में गिवन कर दी थी, पहली वाली लाइन में चेक करें जरा, पहली वाली लाइन में चेक करें सर, एक्स कितने बेचे, 11,600, और वाई कितने बेचे, 9,400। इसका मतलब हमारे पास जो सेल है ये तो गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड तो है ही नहीं, इसका मतलब मुझे अब क्या फाइंड करना रह गया, प्रोडक्शन फाइंड करना रह गया। अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्स कितने प्रोड्यूस किए, वाई कितने प्रोड्यूस किए, अगर ये पता चल जाए, उसमें से जितने बेचे माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग यूनिट। अब चेक कर रहे हो, हमने सवाल कहां से स्टार्ट किया, रिक्वायरमेंट से। ये मेरी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। जैसे मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मैंने आगे फॉर्मूला आपके सामने ओपन कर लिया, इस फॉर्मूले में मुझे रास्ता दिखाया, इस फॉर्मूले ने मुझे रास्ता दिखाया, भाई पहले आप क्लोजिंग फिनिश गुड फाइंड कर लो, फिर कॉस्ट पर यूनिट, फिर एनआरवी। तो अब मैं पहला वाला कौन सा रास्ता फाइंड कर रहा हूं, क्लोजिंग फिनिश गुड को तलाश करने के लिए जंगलों में निकल गया सर। जब मैं जंगल में गया और किसकी तलाश में निकला, क्लोजिंग यूनिट्स की तलाश में, तो मैंने वहां पर माइंड लगाया कि यार क्लोजिंग फिनिश गुड कैसे आ सकता है, तो मुझे इक्वेशन मिल गई, ओपनिंग फिनिश गुड में प्रोडक्शन ऐड करें और फिनिश गुड सोल्ड माइनस करें तो क्लोजिंग आ जाता है। जैसे ही मैंने ये इक्वेशन ओपन की तो यहां से मुझे राज क्या पता चला कि फिनिश गुड सोल्ड गिवन है, अगर तुम प्रोडक्शन कहीं से ले आओ तो तुम्हारी मंजिल आ जाएगी, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। चीजों के दरमियान में लिंकेज पता चल रही है। तो जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, फॉर्मूलाज आपको अगला दरवाजा ओपन करके अगला रास्ता दिखाते रहेंगे। अब मुझे बताओ क्या करना है, अब मुझे बताओ क्या करना है बच्चों मुझे प्रोडक्शन, यूनिट प्रोड्यूस्ड, मुझे क्या फाइंड करना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए मुझे ये फाइंड करना है। चलें सर, अब यूनिट प्रोड्यूस पर आ जाएं, और इसके लिए अगर कोई वर्किंग रखना चाहे रख ले, ये 1 है तो इसके लिए रख लेते हैं वर्किंग 1.1, वर्किंग 1.1 बनाते हैं, और वहां से क्या ढूंढ के लाएंगे हम, यूनिट्स प्रोड्यूस।
चले सर यूनिट प्रोड्यूस के लिए, तो वर्किंग आ गई हमारी 1.1, वर्किंग 1.1 और ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और कौन कौन से यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, एक्स एंड वाई, ये दो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं। इन दोनों को प्रोड्यूस करने की इक्वेशन हम बना लेते हैं। डन बच्चों, आ जाए। इसका मतलब जब यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एक यूनिट एक्स प्रोड्यूस करना है और एक यूनिट वाई प्रोड्यूस करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये दो यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ये जो एक्स वाला यूनिट प्रोड्यूस करते हैं ये किससे बनता है, एक्स किससे बनता है, प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 6 kg रॉ मटेरियल ए। जो एक्स बनता है वो किससे बनता है, ए से बनता है, तो रॉ मटेरियल ए। तो जो एक्स बनता है वो रॉ मटेरियल ए से बनता है और वाई बनता है रॉ मटेरियल बी और सी से। सर ये एबीसी रॉ मटेरियल है, याद रहेगा? अच्छा जी, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल, और ये भाई साहब फिनिश गुड है, ये भाई साहब फिनिश गुड है। डन। अब आए रॉ मटेरियल की कहानी सारी सुनाई हुई है। सर एक खरीदा कितने का, परचेज, ये मुझे लिखवानी सारी, लिखवा लेंगे? अच्छा जी, रॉ मटेरियल परचेज 1 2 3 4 कॉलम बनाने पड़ने हैं हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, कॉलम बना लेते हैं जी बच्चे। नंबर 1 हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहां पर आ जाएगा परचेज ड्यूरिंग द रॉ मटेरियल परचेज्ड। रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक है। ए कितने खरीदा, 132,000, तो ए हमने खरीदा 132 का। बी कितने खरीदा, और सी वाले भाई साहब 50,000 का खरीदा। यहां तक कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी हमने क्या निकालना है, यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस निकाले, यूनिट प्रोड्यूस निकालना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों जी, ये इनवॉइस वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेट इन है और ट्रांजिट इंश्योरेंस है, और हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। क्या आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं परचेजेस में से माइनस कर दूं क्लोजिंग, तो इसका मतलब बाकी मटेरियल किधर गया होगा, वो मटेरियल इस्तेमाल में गया होगा। ऐसे है, हमारे पास ओपनिंग मटेरियल तो था नहीं ना, हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं था, यहाँ पे भी वही इक्वेशन चली है, ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं था, तो रॉ मटेरियल परचेज आ गया। उस रॉ मटेरियल परचेज में से अगर मैं माइनस कर दूं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, 36, 20 और 8, तो ये क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल यूज आ जाएगा। तो इसमें से सर माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। एक क्लोजिंग रॉ मटेरियल देखें कितना है, 36,000 और 20,000 और आ जाएगा 8,000। और टोटल करें जरा, क्या चांस है, तो ये मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, जो भी लिख सकते हो। पहले कितना आया, 96,000, दूसरे का 70,000, तीसरे का 42,000। यहां तक देखें, कोई टेंशन, तो ये 6 केजी चाहिए था ना, 1 केजी, तो ये 6 की वैल्यू या 1 केजी की वैल्यू, ये भी कई केजी है प्राइस, ये भी सारा केजी चल रहा है। इसका मतलब 96,000 केजी हमने ए के इस्तेमाल किए। अब मैं क्या करूंगा, इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा, यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है बच्चों। ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसका मतलब जब मैं एक्स बनाता हूं, सर एक्स में 96,000 केजी ए इस्तेमाल होता है, और y बनाने के लिए 70,000 केजी बी और 42,000 केजी सी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस चाहिए,
सर यहाँ पे मुझे सवाल देखे समझ में क्या लिखा, यूनिट्स चाहिए। अभी तो मैं केजी में फिर रहा हूं, याद है केजी को कन्वर्ट करूंगा, जैसे ओवरहेड वाले चैप्टर में केजी को कन्वर्ट करूंगा यूनिट्स में। अब यहाँ पे मुझे कन्वर्जन रेट चाहिए होगा, जो इन 96,000 केजी को सर ओह यार ये भाग जाता है, ये जो 96,000 70,000 केजी 42,000 केजी है सर, मुझे आंसर केजी में नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर सर यूनिट्स में चाहिए। तो इसके लिए मुझे कन्वर्जन रेट चाहिए होगा। सर ढूंढे कन्वर्जन रेट यहां पे जो हमें मिल जाए, जो हमारे केजीज को यूनिट में कन्वर्ट कर दे। यस वेल डन सर। ये प्रोडक्ट एक्स जो है सर 6 केजी, इसका मतलब अगर 6 केजी ए इस्तेमाल करूं तो 1 एक्स बनता है। बताएं 96,000 केजी ए इस्तेमाल किया और एक यूनिट बनाने के लिए एक्स्ट्रा 6 केजी लगता है, तो बताएं एक्स कितने बनाए होंगे। तो वेल डन 96,000 को डिवाइड कर दूंगा, वेल डन सर 6 से, और इन भाई साहब को किससे करूंगा, किधर गया, 5 और 3 से। इसको करूंगा 5 से और इसको करूंगा 3 से, तो ये केजी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में। सर यहां से यहाँ यूनिट प्रोड्यूस आ जाएंगे जी। बताएं क्या आता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पहले क्या आंसर आया 16,000, दूसरे का 14,000, तीसरे का 14,000। यहां तक कोई टेंशन है तो मुझे बताएं। क्लियर? इसका मतलब ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब एक्स कितना बना रहा हूं सर, एक्स कितना बना रहा हूं, वेल डन। एक्स के जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एक्स के वो कितने किए 16,000, और वाई कितने किए 14,000। यहां तक कोई टेंशन है। अब ये जो 16,000 और 14,000 मिल गए, इनको कहां पे पुट करना है सर, यहां पे पुट करूंगा ना, तो फिर मेरे पास यहां से क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, पक्की बात है। अच्छा अब हम फाइंड करने लगे क्लोजिंग यूनिट। वाई के 14 कैसे हो गए, हाँ सर बहुत अच्छे सर, इसी वजह से तो मकबरे बनते बच्चों के, इसी तरह की सोच रख के। मुझे ये बताएं कि जो 14,000 आया बी और सी का, ये हमेशा सेम ही आना है, ये हमेशा सेम ही आना है। अब ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते कि वाई 28,000 बन गया। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। सर आप बिरयानी बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, बिरयानी। ये वाई क्या है, वाई का नाम क्या है, बिरयानी। वाई का नाम क्या है, बिरयानी। सर उस बिरयानी में 2 मटेरियल लगते हैं, एक बी चावल, सी फॉर चिकन। ओ सी फॉर चिकन मैच कर गया, ठीक है। सर वाई कौन है, बिरयानी। सर वाई कौन है, बिरयानी। उसमें चावल बी लगते हैं, चिकन सी लगता है। चावल 1 किलो डाले हैं, चिकन भी 1 किलो लग गया, 1 किलो डाला, क्या बिरयानी 2 किलो बन गई होगी, सोचो। सर वो मटेरियल 1-1 किलो है, वो मटेरियल बी और सी है, टोटल क्वांटिटी 1 किलो ही रहनी है। मुझे बताएं 1 किलो चावल डाले बिरयानी में और 1 किलो चिकन डाले, ओके हमने माशाल्लाह 2 किलो बिरयानी बनाई है, कह सकते हैं। असल में वो मटेरियल है ना, असल में 2 डिफरेंट मटेरियल बनके एक वाई बना रहे हैं। जितना भी बी बनेगा वो 14,000 यूनिट्स के लिए होगा, और जितना भी सी होगा वो भी 14,000 के लिए होगा। और समझाता हूं, नहीं समझ आ रही, और समझाता हूं। हमने 1 लीटर आइसक्रीम बनाई, क्या बनाई, 1 लीटर आइसक्रीम बनाई। उस आइसक्रीम में हमने 2 फ्लेवर ऐड कर दिए, बी और सी 2 मटेरियल है, 2 फ्लेवर ऐड कर दिए। दोनों को जब ऐड किया, सर आइसक्रीम तो 1 ही लीटर रही है, वो 2 फ्लेवर उसके अंदर आ रहे हैं। नहीं समझ आ रही सर आ रही है, लेकिन सर अब ये भी देखें ना कि अगर वो 7,000 और वो यानी कि एक से कम हो एक ज्यादा, और दोनों को समा करके सेम है। सर टोटल क्वांटिटी 14,000 ही है, टोटल क्वांटिटी 14,000 ही है। मसला ये जो ये वाई 14,000 टोटल बन रहा है, ये बी और सी से मिलके बन रहा है। क्वांटिटी तो टोटल जो यूनिट बनने वो 14 ही बनने हैं,
पर मसला यहाँ पे दो मटेरियल से मिलकर बन रहा है। अब ये नहीं कह सकता कि बी 14 और सी भी 14,000, नहीं, जो वाई बन रहा है वो बी और सी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और टोटल यूनिट जो वाई के बन रहे हैं वो 14,000 ही बन रहे हैं। क्या बी अकेला 14,000 बना रहा है? नहीं, सी के साथ मिलकर 14,000 बना रहा है। नहीं समझ आई? मेरा क्वेश्चन है, अच्छा हाँ बोल। वो ये है कि सर अगर बी जो है हाँ। दोनों मिलके बना रहे हैं, हाँ हाँ दोनों दोनों मिलके बना रहे हैं, अगर बी 7,000 बना रहा है, हैं, ये नहीं कि मुझे बता, अगर बी 7,000 बना रहा है तो वाई बनेगा नहीं, वाई बी और सी से मिलके बनता है। मान ले वाई सीमेंट है यार, एक केमिकल रिएक्शन होना है, जब बी और सी आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो वाई वजूद में आएगा। अब बी 7,000 कैसे कल्ला बना सकता है? दोनों अलग अलग वाई, ये जो वाई बन रहा है ना, ये जो वाई इक्वल है, ये मटेरियल बी प्लस सी दोनों को जमा करेंगे तो वाई बनेगा। सही है। अच्छा, अब ये जो बी और वाई टोटल कितना बना हमारे केस में? 14,000। तो ये 14,000 बी के लिए भी यही है और सी के लिए भी 14,000 है। अब बात समझ आई? बी के लिए अलग नहीं है, सी के लिए अलग नहीं है, दोनों ने मिलकर 14,000 के लिए काम किया है। तो साहब दोनों को मिलाना ही है, पर अच्छा ऐसा नहीं कह सकता चूर से 90,000 जमा 50,000 1,40,000 90,000 प्लस 50,000 1,40,000 आ जाएगा। हाँ, इनको ऐड नहीं करना, सारी इनको ऐड नहीं करना। 90 प्लस 4 बी और सी के रॉ मटेरियल को ऐड नहीं करना। सही है, क्योंकि जो हमने रॉ मटेरियल बी खरीदा वो 90,000 खरीदा, उसमें से 20,000 रॉ मटेरियल बच गया, सिर्फ 70,000 इस्तेमाल हुआ है। और जो सी मैंने खरीदा था 50 केजी खरीदा, 80 ये कितना था? 8,000 बच गया, 42,000 इस्तेमाल में आया। तो जितना बी इस्तेमाल किया उससे 14,000 ही आंसर आना है, और जितना सी इस्तेमाल किया उससे भी इतना ही आंसर आना है। अगर इसको टोटल कर भी ले तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा जी, अब यहां से सुन लें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जो दो यूनिट्स हैं इनको ऐड ना कर लें। तो सर ऐड नहीं करना, क्योंकि ये बी और सी एक यूनिट है, बी और सी एक यूनिट है। तो अगर फर्दर तसल्ली करनी है कि 14,000 90,000 प्लस 50,000 आंसर कितना आया? 140,000। सर 20,000 और 8,000 28,000, 1,14,000 40,000 में से 28,000 माइनस कर आंसर कितना आया? 1,12,000। उसको डिवाइड किसे करना है? अब डिवाइडेड बाय 5 और 3 8। सर 8 से डिवाइड करें, आंसर कितना आया? सर 14,000 ही आना है, क्योंकि दोनों लगे ही टोटल 14,000 यूनिट्स बनाने के लिए। डन। तो एक्स के कितने यूनिट्स होंगे? 16,000, और वाई के कितने यूनिट्स होंगे? 14,000। वो आधा घंटा गुजर गया, अभी तो हम 1 में फिर रहे हैं। आगे चलें, मंजिल बहुत ज्यादा आगे है। चले आगे जाए। सर इनको कहाँ पुट करना है? यहां पे पुट करना है। जरा मैं नीचे लिख लूं, जरा ऊपर जगह कम पड़ जाएगी मुझे। अच्छा जी, सर नीचे आ जाए जरा। क्लोजिंग फिनिश गुड हम फाइंड कर रहे थे, ऐसे ही है। तो 12 वाले मार्कर, सेम वाले मार्कर, क्लोजिंग यूनिट्स पे आ जाए। क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे यूनिट्स, सॉरी ऐड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, माइनस करेंगे यूनिट सोल्ड, और ये आ जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड। यहां तक कोई टेंशन? तो सबसे पहले एक्स को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम वाई को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग फिनिश गुड सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एक्स के क्लोजिंग फिनिश गुड्स पर आ जाए, ठीक है। ओपनिंग कितना एक्स का है ही नहीं हमारे पास। यूनिट प्रोड्यूस कितने की एक्स के? 16,000। यहां तो कोई टेंशन? माइनस एक्स बेचे कितने? सवाल पे है जरा। 11,600 ऐसे है। एक्स बेचे कितने? 11,600 आ जाए। तो 11,600 यहां से हमने बेचे। हाँ उसी को नीचे लिख रहा ना आप, आगे जगह नहीं मिलनी है ना यहाँ पे। एक्स के बाद 2 चीजें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते। अच्छा जी
अच्छा जी, सर हमने माइनस यूनिट सोल्ड कर दिया, आपको क्या लगता है यहाँ से आपके पास एक्स के क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि एक चीज रह गई अभी भी, वो क्या रहेगी? आखिरी लाइन में वो क्या कह रहा है? डैमेज यूनिट होने की वजह से कस्टमर ने वो क्या कर दिए थे सर? वापस कर दिए थे कुछ यूनिट। सेल रिटर्न, तो सेल माइनस करेंगे तो सेल रिटर्न क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो सेल रिटर्न कितना किया? एक्स। किधर गया यार? हाँ, सेल इंक्लूड 200 यूनिट ऑफ एक्स, एक्स के 200 यूनिट क्या कर दिया? वापस किए, और वाई के 400 यूनिट वापस किए। सर ये 200 यूनिट्स आ गए, तो 200 यूनिट को क्या करूंगा मैं? ऐड कर दूंगा, तो यहां पे प्लस कर दूंगा सेल रिटर्न, तो प्लस कर दें 200। अब बताइए आंसर क्या आया? अब बताइए आंसर क्या आया? ना कर सकते, मैंने रोने लग जाना। 16,000 में से 11,000 माइनस कर 4,600, ये क्या है? 4,600, ये 4,600 हमारे पास यहां से आ गया। मसला ये 4,600 का नहीं है, इसके अंदर भी एक राज की बात है। और राज की बात क्या है सर? ये जो 4,600 है ना, इसमें कुछ नॉर्मल थे, याद है जो मैंने शुरू में लिखा था ये वाला सर, ये एक्स में एक्स के क्लोजिंग यूनिट्स है ना, इसमें कुछ नॉर्मल है और डैमेज है, ये मैं लिखने लगा हूं। इसमें कुछ नॉर्मल भी होंगे और कुछ डैमेज भी होंगे। चेक करें डैमेज कितने थे। सर 200 जो रिटर्न किए वो डैमेज ही थे ना, तो जो सेल रिटर्न है वो डैमेज है। इसका मतलब 460 में से डैमेज कितने हो गए? 200, तो 4,400 कितने हुए नॉर्मल। देन कोई टेंशन, इनको ऊपर लिखते हैं जाके, आजो। नॉर्मल 4,400 आ गए और डैमेज 200 आ गए हमारे पास। आ जाइए, तो नॉर्मल आ गए हमारे पास कितने? 4,400 यूनिट्स आ गए, और डैमेज कितने आ गए? 200 यूनिट्स आ गए, और टोटल कितने बन गए होंगे? 4,600 बन गए होंगे। डन। इसी तरह वाई के ढूंढते हैं। अब आए जरा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स वाई के। ओपनिंग कितना है? कोई नहीं। वाई बनाई कितने थे? 14,000, 14,000 यूनिट्स बनाए हैं। वाई बेचे कितने हैं? 9,400 बेचे। आ जाए जरा, 9,400 बेचे। और सेल रिटर्न कितनी हुई वाई की? 400, तो 400 का ऐड कर देंगे। 5,000, ये 5,000 आ गए, तो इस 5,000 में भी 2 यूनिट्स आ गए, एक नॉर्मल आ गया और एक डैमेज आ गया। डैमेज 400 ही है, और 4,600 कितने हो जाएंगे हमारे पास? नॉर्मल हो जाएंगे। सर यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ ऊपर जाके लिखाते हैं इनको। आ जाओ जी। नॉर्मल कितने थे? 4,600, और डैमेज कितने थे? 400। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक सिर्फ केस 1 हुआ है। अभी तक से हमने पॉइंट नंबर 1 अब हमारे जाके कंप्लीट हुआ है। क्या ख्याल है? डन। अच्छा, अब नेक्स्ट मंजिल क्या है? कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने की। अब नेक्स्ट हम कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिनिश गुड कॉस्ट पर यूनिट। चलें सर उसकी कोशिश करने, चलें आज। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 2 में करेंगे फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट। ये हम कैलकुलेट करने वाले। और फिनिश गुड में हमने हमारे पास कौन कौन सी गुड्स हैं? एक एक्स है और एक वाई, एक एक्स है और एक वाई। किसकी हमने फिनिश गुड फाइंड करनी है कॉस्ट पर यूनिट? एक्स और वाई की। अब एक्स और वाई जो फिनिश गुड है, इसका मतलब हमारा बिजनेस चीजें खरीद कर बेचने वाला है या बनाकर बेचने वाला है? अगर बनाकर बेचने वाला है तो सबसे पहले मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाननी है कि एक्स बनता किस किस से है, एक्स को बनाने की कॉस्ट क्या है। सही है, तो जब एक्स को बनाने की कॉस्ट आएगी फिर वहां से हम फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो एक्स और वाई बनता है, ये मसला है ए बी सी रॉ मटेरियल से बनता है।
तो कहानी स्टार्ट होगी हमारी रॉ मटेरियल से। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा जी, तो हमारे पास ये तीन मटेरियल से मिलके बनता है ए बी सी से, वो लिख लेते हैं जरा हम। चलिए, चलें, नंबर 1 वहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहां पे आ जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और सारा कुछ चल रहा है पर यूनिट पे। और हमारे पास 3 रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ए है, रॉ मटेरियल बी है और रॉ मटेरियल सी है। सर डैन आ जाए जरा, रॉ मटेरियल की कहानी में आ जाए। ये जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, इसकी इनवाइस वैल्यू क्या थी? जो ये मैंने ए खरीदा, ये तो ए के केजी के यूनिट्स है ना सर। अब हम पैसों वाली दुनिया में आ गए। जब मैंने क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करने थे तो सिर्फ रॉ मटेरियल के मैंने केजी उठाए थे। चेक करें जरा, ये देखें, जब मैंने यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी थी तो यहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल के 132 क्या उठाए थे? केजी। क्वांटिटी पिक की थी ना। यहां पे देखिए, क्वांटिटी के अलावा कोई पैसों वाली टर्म आ रही है? नहीं, क्योंकि मुझे केजीज की कन्वर्ट करके यूनिट तक पहुंचना था। अब मैं किस दुनिया में आ चुका हूं सर? पैसों वाली, कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पैसों वाली दुनिया में आ जाऊंगा। अब मुझे देखना कि ए को खरीदने में कितने पैसे लगे। आए जरा, जो ए मैंने 132,000 केजी खरीदा, सर ये कितना खरीदा? 52800000। तो फिर हम भी रुपीज इन 1000 को कॉमन लेके चल रहे हैं। सर कॉमन लेके चल रहे हैं कि नहीं लेके चलना? बोलो, लेके चलना है। तो हम यहां पे लिख देते हैं रुपीज इन 1000 कॉमन लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी? इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 52,800, यही है ना? अच्छा यार, इन तीनों को हम ऐसे भी तो, वो सारी डिलीट ही हो गई वहां से। नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा लिखने में, अजीब ही लग रहा है। चलो लिखवाओ, 52,800। बी कितना है यार? सवाल तो ओपन कर लो, सारा कुछ मेरे से करवा रहे हो, सवाल तो अपने पास रख लो यार। 43,200। 43,200। और सी कितना है? 30,000। अब चेक करो, इसमें और कौन कौन से पैसे लगने? सर फ्रेट लगने और ट्रांजिट इंश्योरेंस लगने हैं। ठीक है, अब मसला यहां पे एक ये है, यहां पे ये वाला जो कंसेप्ट है ना सर, ये वाला कंसेप्ट, ये तो ओवरहेड वाला कंसेप्ट आपको यहां पे बचाएगा, वरना यहां पे आप बेसिक से गलती कर दोगे। ठीक है, अच्छा, अब उसने फ्रेट दिया हुआ है शहजादे, टोटल ने फ्रेट उसने क्या कर दिया हुआ है? टोटल में दिया हुआ है। अब इस टोटल को ना ए, बी और सी में बांटना है। अब कहीं पर नहीं लिखा कि 21,760 को किस रेशियो से एबीसी में बांटो, नहीं बताया। अगला मसला, ट्रांजिट इंश्योरेंस 3,780, उसको भी मुझे ए और बी और सी में बांटना है। किस रेशियो से बांटना है? उसने ये रेशियो हमें नहीं दी हुई। अब सोचो किस बेस के ऊपर बांटना है। हिंट यही दे रहा हूं, बस इस बॉक्स के अंदर रहते हुए ही कोई रेशियो सिलेक्ट करनी। सबसे पहले मैं बताएं, फ्रेट इनको किस रेशियो पे बांटे? आपका मशवरा यह है सर, जो फ्रेट इन है उसको केजी की रेशियो में बांट दें, यानी कि 132, 90 और 50 की रेशियो में बांट दें। अच्छा, ट्रांजिट इंश्योरेंस के बारे में क्या मशवरा है कि इसको किस बेस के ऊपर बांटना चाहिए? मुझे लगता है कि दोनों में इनवॉइस वैल्यू जी, फ्रेट इन और ट्रांजिट इनवॉइस वैल्यू। आपका मशवरा ये फ्रेट इन और ट्रांजिट को दोनों को इनवॉइस के ऊपर बांट दे। अच्छा, और क्या मशवरा?
अभी दो मशवरा सामने, एक आधा मशवरा और आ जाए फिर मैं बताता हूँ। ट्रांजिट को इनवॉइस पे फ्राइड को कोई बचे। आप कह रहे हैं ट्रांजिट को इनवॉइस पे ले जाओ और फ्रेट को केजी में ले जाओ, आपका मशवरा ये तीसरा मशवरा आ गया। इसके अलावा और कोई मशवरा है? और कोई मशवरा? अब ये जजमेंटल है, यहां पे अपने अजम्पशन ही लेनी है क्योंकि क्लियर कट नहीं है, और इतनी तो डीप नॉलेज एग्जाम में बैठ के बच्चे के पास नहीं होती ना कि वो इतनी परफेक्ट अज्यूम करके परफेक्ट बेस ले जो कि असल में रिक्वायर्ड बेस थी। तो अब यहां पे जो भी अजम्पशन लेंगे तो वो वैलिड होगी। अब के मैं फ्रेड को बांट रहा हूं केजी के ऊपर, ट्रांजिट को इनवॉइस के ऊपर, सर ये भी सही है। आप कहना मैं फ्रेड को और ट्रांजिट को दोनों को इनवॉइस के ऊपर बांट रहा हूं, दोनों केजीज के ऊपर बांट रहा हूं, ये भी सही होगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मैं एक्चुअली बता देता हूं कि एक्चुअली करना क्या है और कौन सी बेस सूटेबल बेस होगी। ये जो आप लोगों ने बताया फ्रेड को केजीज के ऊपर बांट दें, ट्रांजिट को इनवॉइस के ऊपर बांट लें, हकीकत में यही सूटेबल बेस है, यही सूटेबल बेस। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो फ्रेट इन क्या है, फ्रेट इन क्या है, फ्रेट इन क्या है, फ्रेट इन क्या है? कैरिज इनवर्ड है सर, फ्रेट इन कैरिज इनवर्ड है। जो आपने माल खरीदा उसको दुकान से उठाकर गोडाउन तक लाने का किराया, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे बताएं किराया जब आप तय करोगे लॉजिकली सोचना है। मान लो आपने फर्नीचर उठाया, किसी दुकान से फर्नीचर खरीदा और कैरी डब्बा करवाया, शेजोर कर यार ये फर्नीचर ना मेरे घर तक ड्रॉप करना, बता कितने पैसे। मुझे ये बताओ कि आपने एक कुर्सी को कहा यार ये एक सोफा पहुंचाना है, फिर आपने कहा नहीं यार 4 सोफे पहुंचाने हैं। वो जो किराए वाला होगा वो जो अंदर मटेरियल पड़ा है उसकी कॉस्ट के अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूं वो ट्रैवल एक्सपेंस डिस्टेंस के हिसाब से तय नहीं करेगा, अजम्पशन का, क्योंकि मुझे यहां से ना लिंक करना है। मुझे ये बताएं वो जो चीज अपने शेजोर में या पिकअप में वो जो मटेरियल रखेगा वो कितनी कीमत का है, उस कीमत के ऊपर आपसे किराया तय करेगा या आप कितनी चीजें उससे उठवा रहे हो उस कीमत के ऊपर तय करेगा? जी सर, कितनी चीजें उससे उठवा रहे हो उस कीमत के ऊपर किराया तय करेगा। अंदर करोड़ों की चीज उससे उठवा ले उसको कोई टेंशन नहीं है, किराया तय करना है ना। तो सर ज्यादा मान लो सीमेंट उठवाना है, ज्यादा बोरियां उठवाओगे तो सर ज्यादा पैसे ले लेगा, कम बोरियां उठवाओगे कम पैसे ले लेगा। तो इसका मतलब जो फ्रेट इन है कैरेज इनवर्ड है वो कितने केजी ए मंगवा रहे हो इस बेस के ऊपर लेगा, कितनी मालियत का ए है इसको किराए वाले को इससे टेंशन नहीं है। और सर इंश्योरेंस का ताल्लुक आपको पता है कॉस्ट से होता है, ये तो ओवरहेड में हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इंश्योरेंस अपॉर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे ओवरहेड वाले चैप्टर ने आपको बचा लिया। तो दैट्स वाई हमने ये जो एमसीक्यू डिस्कस किया ये ओवरहेड वाले के बाद किया, सही है? अच्छा, ये तो लॉजिकली मैंने आपको बता दिया। तो सर अगर अपनी जम्पशन ले ले तो वो भी सही होता, वो भी सही होता, सही है? चलो जल्दी से फड़गाओ आके, इतना टाइम लगा देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया फ्रेट। सर इसकी एलोकेशन क्या किया हमने? फ्रेट को केजीज की बेस के ऊपर ना, एलोकेशन ऑन केजी। तो फ्रेट को केजी की बेसिस के ऊपर बांटा। सर बांट के बताओ आंसर क्या आता है? आज के दिन में बांट लोगे? बांटो फिर। मैं बांट दूं? सर प्लीज सर टोटल मार लेना जरा, 132 90 50 टोटल करें कितना आया? 2 लाख। हाँ, ताकि रेशियो जरा सेट हो जाए। तो 132 डिवाइडेड बाय 272 मल्टीप्लाई बाय 21760, आंसर इज 10560। सर बी वाला 7200, सी वाला पक्की बात 4000। डन, ये फ्रीट हो गया। सर इसके बाद कौन सा एक्सपेंस है? ट्रांजिट इंश्योरेंस 3780। ट्रांजिट इंश्योरेंस पर आ जाए। ट्रांजिट इंश्योरेंस को किस बेस के ऊपर हम बांटने वाले हैं?
इनवाइस के ऊपर बांटने वाले। चलो बांटो फिर। अच्छा जी, बांटो। और इनवाइस वैल्यू का टोटल 126 है, गिवन है 1584। बी वाला 1296। अच्छा 1296 और सी वाला 900। मेरे भाई ने बता दिया माशाल्लाह इतनी मेहनत करके। तो आंसर क्या आया होगा? ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या आ गया सर? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। डन। टोटल करें सर इसका, ए बी सी। सी का 34,000, सी का क्या है? 34,900। बी का 51696। ए वाला 64944 बस तूने ए को संभाले रखना ठीक है। 64944। सर यहाँ तक कोई टेंशन? ये टोटल कॉस्ट ऑफ क्या आई है, कोई बता सकता है? ये टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स आई हैं, ये टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स आई हैं सर, ये टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और चेक करो, मुझे तो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल चाहिए ना, और क्या मुझे कॉस्ट पर मटेरियल चाहिए सर? पर यूनिट चाहिए। और अभी मैं कहां फिर रहा हूं सर? रॉ मटेरियल फिर रहा हूं, ऐसे है। तो यहां से मैं क्या करूंगा? पर मटेरियल पर आऊंगा, फिर वहां से पर यूनिट पे निकल जाऊंगा। डन बच्चों, नहीं समझ आ रही? ये टोटल कॉस्ट क्या आई है? रॉ मटेरियल क्या आई है? तो टोटल रॉ मटेरियल से डिवाइड करूंगा तो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल आ जाएगी, उसको कन्वर्ट करूंगा पर यूनिट में, वहां से पर यूनिट पे निकल जाऊंगा। डन बच्चों, चलो अब इसको डिवाइड कर दो। टोटल रॉ मटेरियल कितना है? अच्छा जी, तो सर इसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल रॉ मटेरियल से। टोटल रॉ मटेरियल से। और रॉ मटेरियल दो वाला है सर, रॉ मटेरियल दो वाले हैं, एक परचेज्ड और एक यूज्ड। तो यहां पे कौन सा आएगा सर? रॉ मटेरियल दो है हमारे पास सर। इधर है, इधर है, इधर क्या? ये रॉ मटेरियल दो आए हैं, ये रॉ मटेरियल दो हैं। एक रॉ मटेरियल परचेज है और एक रॉ मटेरियल यूज है। इन दोनों में से कौन सा आएगा? परचेज, क्योंकि रॉ मटेरियल को खरीदने के सारे खर्चे हो रहे हैं, इस्तेमाल करने के नहीं खर्चे हो रहे होते। तो 132, 90,000, 50,000। तो डिवाइड किससे कर दूंगा? डिवाइडेड बाय 132,000, 132,000 डिवाइडेड बाय 90,000 और डिवाइडेड बाय 50,000। इतना तो याद है मुझे, रट्टा लगा हुआ मेरा। 50,000 ही है यार, ये 50,000, ये 50,000 सी, ठीक है। नहीं तो मेन क्वेश्चन से जाके देख लो यार। 132, 90 और 50,000 ये परचेज ड्यूरिंग द पीरियड है, दैट इज केजी। तो मटेरियल परचेज है। तो सर आंसर बताएं क्या आता है? 0.492। ये कैसे मिट गया? एंड द फाइनल आंसर इज 2 मिनट रुक जा, मैं कलर चेंज कर लूं। हाँ जी 0. ये कौन है? ए बी सी। ए का आंसर कितना आया? 0.492 सर, 0.492। अच्छा अगर आप ऐसा लिखेंगे ना, बड़ी उम्मीद है कि आई कैप आपको दोबारा बुला लेगा। ड्रा क्यों रहा है? हाँ, अच्छा हाँ 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 बोल बोल। अच्छा अच्छा हाँ बोल, क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी सर, ये सर 0.492 नहीं लिखना। ये जो टोटल कॉस्ट चल रही है ये ₹1000 कॉमन चल रहा है, तो आपने 0.492 नहीं बोलना, आपने 492 बोलना है। अगर आपसे 492 नहीं बोला जाता तो सर यहां से ₹1000 को गोली मारें, इधर 3 0 लगाएं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 492। ये बहुत पक्की गलती करनी है आप लोगों ने एग्जाम में। मेरी बात समझ आई है? जब 3 0 कॉमन लेने लगोगे, कॉमन लोगे, और जब बारी आएगी पर यूनिट में, तो आप क्या करोगे? यूनिट के साथ 3 0 लगे रहने दोगे, ऊपर वाले साथ 3 0 लगाना भूल जाओगे। अगर तो आप लोगों ने 3 0 कॉस के कॉमन लिए हैं तो एक काम ये कर सकते हो, या तो कॉस में 3 0 ऐड कर लो, या तो यूनिट के 3 0 उड़ा दो। ऊपर कॉस के 3 0 उड़ गए, यहां से यूनिट के 3 0 उड़ा दो,
अब जब करोगे तो 492 आ जाएगा। बच्चों बात समझ आ रही है? चलो अब बी का आंसर बताओ क्या था? सी का 698। सी का आ गया 698। चलो जी 698 आ गया। और बी का 574.4। ठीक है, तो सर अभी हमने कहां तक पहुंच गए? अब ये जो आंसर आया 492 574, सर इसका नाम क्या है? इस आंसर का नाम क्या है सर? इसका नाम क्या है? कॉस्ट पर 100 हैं ओ भाई, कॉस्ट को टोटल केजी से डिवाइड किया है सर। सर कॉस्ट पर रॉ मटेरियल आया भी। ओए ओए, ठीक है, यहां तो पहले वाले का बोले 49.19 पहले वाले का 49 पॉइंट आएगा 49.2 बनता है। नहीं नहीं, ये बनता होगा क्योंकि बाकी सारे 3 डेसिमल में चल रहे हैं, ये भी 3 डेसिमल में ही होगा। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं सही। नहीं? सही आ रहा? 49.2 बनता है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे 2 जीरो जरा मिस हो गया, ये 2 जीरो यहाँ पे हैं, तो जब डिवाइड 4 आता है 2 0 में 1 4 आता है 944। अच्छा 944 आता है। अच्छा अच्छा 944 आता है, अब सही है। अच्छा तो अब जो कॉस्ट यूनिट पर रॉ मटेरियल कितना आया? 492। यहाँ तक कोई टेंशन? ठीक है जी, अच्छा आगे चलें। अच्छा अभी तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट पर रॉ मटेरियल आई है। ठीक है, यानी कि एक रॉ मटेरियल के ऊपर हमारी इतनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो कॉस्ट पर रॉ मटेरियल कर लो अभी इसको, बाकी ना लिखो। यानी कि अगर मैं 1 kg खरीदता हूं तो 492 का पड़ता है मुझे 1 kg। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा? मेरी मंजिल क्या कॉस्ट पर रॉ मटेरियल नहीं है, मेरी मंजिल क्या कॉस्ट पर यूनिट की है। अब मैं यहां से कॉस्ट पर यूनिट में निकल जाऊंगा। और अगर हाँ कॉस्ट पर यूनिट में सर लेबर फाइंड करेंगे ना? करेंगे। अभी तो सिर्फ मटेरियल की कैलकुलेशन हुई है, अभी मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे इसमें आएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट पे निकल जाएंगे हम। हमें पता है कॉस्ट पर यूनिट में 3 मशहूर जमाना कॉस्ट तो आनी आनी, मटेरियल लेबर और ओवरहेड, वो तो आनी आनी है। ठीक है, उनमें से कोई ना आए तो ना आए, लेकिन हमने तो फिलहाल लिख लेनी है। आ जाए, अब हमारा वक्त हुआ जाता है कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में जाने का। ठीक है, चले जी चलते हैं। चलो जी, 2 तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे थे सर हम, कौन कौन सी? एक एक्स बना रहे थे और एक वाई बना रहे थे। आ जाए ज़रा, हम प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं जो कि हमारी फिनिश गुड है, और एक हम प्रोडक्ट वाई बना रहे हैं जो कि हमारी फिनिश गुड है। ठीक है, अब इस एक्स और वाई में जो जो कॉस्ट लगने वाली है, हमने सारी की सारी कॉस्ट लगती है। कौन कौन सी कॉस्ट लगती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में? बताएं बच्चों, कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? वेल डन, छा गए आप लोग। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच लगती है। चलें आए अब तीनों के तीनों कॉस्ट को ढूंढते हैं। नंबर 1 कॉस्ट कौन सी होती है? बता सकता है कोई? सर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कह दो या मटेरियल कह दो, इसके बाद जिंदगी मौत के फैसले नहीं होते। सही है। अच्छा मुझे बताएं, मटेरियल एक कैटेगरी का था या एक से ज्यादा मटेरियल हमारे पास थे? कितने को थे? 3 थे। बहुत अच्छे, ए बी सी। लगता है एक ही बच्चा मेरे साथ चल रहा है, बाकी सारे पता नहीं कहाँ रह गए यार। और कितनी तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए हैं? हो यार ये 3 तरह के, ए बी सी। सर ये 3 तरह के मटेरियल हमने इस्तेमाल किए। आज जरा रॉ मटेरियल ए बी सी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ए इस्तेमाल किया, बी इस्तेमाल किया और सी इस्तेमाल किया, ऐसी है। अच्छा एक्स का एक यूनिट बनाने के ऊपर रॉ मटेरियल कितना लगता है? 492। तो कॉस्ट यूनिट पर रॉ मटेरियल एक यूनिट बनाने पर 492 लगते हैं। तो 492 अगर मैं 492 एक यूनिट बनाऊं तो 492 का मटेरियल लगता है। तो बना कितना रहा हूं यूनिट्स? आ जाए, आपको यहां से वैल्यू ये मिलेगी सर, ये ना ये 6,
ये कॉस्ट पर, ये पर यूनिट पे चल रही है अभी। इसका मतलब प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए। अगर मैं, ये पर केजी चल रहा है, कब बता दूँ, बल्कि ये ना लिखो, ये जो 492 है, लिख लेता हूँ यहाँ पे 492 क्या है, 1 kg की कॉस्ट, ये 1 kg की कॉस्ट है 492। और आपको पता है जो एक्स का एक यूनिट बनता है वो 6 kg से बनता है। तो एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगेगी, 6 इंटू 492। नहीं बात मेरी समझ आई? ये 492 क्या, 1 kg की कॉस्ट, पर मैं तो सफर कर रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट के लिए, कॉस्ट पर यूनिट के लिए। तो कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, क्योंकि एक्स का एक यूनिट में 6 kg लगते हैं। आंसर बताएं एक्स का क्या आएगा, 2952। अब आ जाएं y के ऊपर। अच्छा, y जो बनता है, b कितना इस्तेमाल होता है, 574.4, 574.4 मल्टीप्लाई बाय, और जो y बनता है b के कितने यूनिट इस्तेमाल होके 5, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 5 से। आंसर कितना आया, 2872, 2872। सी में 698 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ पे, ये 3 kg लगता है सी का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, आंसर क्या आया 2094, और ऊपर आ जाएगा 2872। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन, ये मैं मटेरियल की कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, इसी तरह हम लेबर की कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह हम ओवरहेड की कैलकुलेशन करेंगे। डन बच्चों। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ गया मटेरियल, हो गया, अब आ गया हमारे पास लेबर आ गया। लेबर के ऊपर आए कि लेबर के ऊपर हमने कौन कौन सी कैलकुलेशन की है, आए जरा। लेबर कहां पे लगाई है, पॉइंट नंबर 4 में। सर पॉइंट नंबर 4 में। अच्छा, एक्स का पर यूनिट, हम पर यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर कितनी लगती है, 5 की, और वाई के लिए 3 की। और सर लेबर 1 घंटे के पैसे कितने ले रही है, 300। तो एक्स के 5, वाई कितनी याद रखने हैं। अच्छा जी, तो लेबर एक्स में कितनी लग रही है, 5 इंटू 300, और वाई में 3 इंटू 300, ऐसे ही है। तो कितना आ गया 1500, और यहां पे कितना आ जाएगा 900। कोई टेंशन यहां से। अब क्या रह गया, ओवरहेड। सर ओवरहेड की कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, अन्नी में जा दी उसने, जीवन है, अभी चेक कीजिएगा जरा, अभी धुएं निकलने। अच्छा जी, एफओएच पर आ जाए। 3 कॉस्ट ढूंढना जरूरी होती है, मटेरियल, लेबर, एफओएच, सही है। अच्छा, एफओएच पे आ जाए। एफओएच पे वो क्या कहानियां में सुना रहा है, आइए जरा सवाल पढ़ते हैं। जी बच्चों, हमारी मंजिल क्या है, हम किसकी तलाश में हैं बच्चों, एफओएच पर यूनिट। एफओएच क्या है, पर यूनिट। ये एफओएच मुझे किस में चाहिए, पर यूनिट में चाहिए, क्योंकि ये फिनिश गुड जो एक्स है, सारी जो कैलकुलेशन चल रही है किस पे चल रही है, पर यूनिट पे चल रही है। ये भी पर यूनिट पे है, ये भाई साहब भी पर यूनिट पर है। अब मुझे एफओएच, क्योंकि ये मटेरियल पर यूनिट है, लेबर भी पर यूनिट पे आया हुआ है, तो एफओएच भी किस पे चाहिए बच्चों, और बच्चों किस पे चाहिए, पर यूनिट पे चाहिए। सब कुछ पर यूनिट पे चल रहा है हमारा, ठीक है। आइए जरा, अब एफओएच पर यूनिट में जाने के लिए आपके पास एफओएच गिवन है। सर ये हमारे पास एफओएच पड़ा हुआ है, चेक करें, ये हमारे पास एफओएच पड़ा हुआ सारा का सारा, ये एफओएच पड़ा हुआ नजर आ गया। इसका नाम क्या है, टोटल बजटेड ओवरहेड। ये टोटल बजटेड ओवरहेड है। अगर ये टोटल बजटेड ओवरहेड है, इसको डिवाइड कर दूं टोटल, बोलो, बजटेड यूनिट से, टोटल बजटेड यूनिट से, सर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मुझे एफओएच पर यूनिट मिल जाएगा। और यही तो मुझे चाहिए था। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, आ रही है। अब पूरे सवाल में ढूंढें, काश ये बजटेड यूनिट्स हमें कहीं से मिल जाएं। तो सर हमने पूरा सवाल पढ़ लिया,
बजटेड यूनिट्स हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास तो एक्चुअल यूनिट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किए थे। ये यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं, ये एक्चुअल हैं, ये एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 16,000 एक्स के हैं और वाई के 14,000 हैं, ये एक्चुअल है। पर मुझे कौन से चाहिए? बजटेड। तो बजटेड हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल को मैं इस्तेमाल कर सकता नहीं हूं। इसका मतलब प्लान ए तो खत्म हो गया, डूब गया। अब प्लान बी सर ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब OAR ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट तो निकल नहीं सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर अब मैं क्या करूं? सर मैं प्लान बी इस्तेमाल करूंगा, मैं बेस बदल लूंगा। OAR पर मशीन आवर है, पर लेबर आवर है, पर यूनिट है। सर OAR की टेंशन नहीं होती हमें, क्या ख्याल है? OAR पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, आंसर वही आएगा जो OAR पर लेबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबर्स होंगे। सही। तो पर यूनिट हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम? इग्नोर। सर अगली बेस ढूंढ लेते हैं। अगली बेस का अंदाजा हमें हिंट यहां से मिलेगा जो हमारे पास लेबर की कैलकुलेशन हो रही है। मशीन आवर तो इस्तेमाल नहीं किया हमने, मशीन इस्तेमाल ही नहीं किया, काम किससे चल रहा है? लेबर से चल रहा है। तो जो लेबर है वो एक यूनिट बनाते हैं 5 घंटों में एक्स के लिए, और एक यूनिट वाई का बनता है 3 घंटों में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो हम ये वाली लेबर इस्तेमाल कर, ठीक है जी। तो ये हम इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेंगे। तो टोटल बजटेड आवर डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर, सर हम ये इस्तेमाल करेंगे और यहां से वापस क्या निकलेगा? FOH, यानी कि OAR किस में निकल आएगा? पर लेबर आवर में। तो हम तलाश हैं OAR पर लेबर आवर। सर ये हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। अच्छा, FOH के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो FOH के लिए हमें OAR पर यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? OAR पर यूनिट चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये OAR पर यूनिट नहीं आ सकता, इसलिए हम OAR पर लेबर आवर से काम चलाने वाले हैं। डन। OAR पर लेबर आवर का फॉर्मूला क्या? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड लेबर आवर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर टोटल बजटेड FOH कितने हैं? गिवन है 13320 13320 डिवाइड करूंगा टोटल लेबर आवर। अब टोटल लेबर आवर अगेन मेरे पास नहीं है, तो क्या करूंगा? टोटल लेबर आवर की वर्किंग करूंगा। एक्स में लेबर आवर कितने लगने वाले हैं और वाई में कितने लगने वाले हैं? डन। अच्छा आइए जरा, एक्स का एक यूनिट बनता है 5 और वाई का यूनिट बनता है 3। तो एक्स का बनता है 5 और वाई का एक यूनिट बनता है 3 घंटे से। तो सर एक्स के कितने यूनिट्स बनाए हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस, और वो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हमने कैलकुलेशन की हुई, ये यूनिट प्रोड्यूस है कितने? 16,000 ये एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड है, और वाई के 14,000। ये हम इस्तेमाल कर लेंगे, 16,000 और 14,000। तो यहाँ पे 16,000 आ गया और यहाँ पे 14,000 आ गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लो या 1 बाय 1 ऐड कर लो, मुझे टेंशन नहीं है इसकी। आंसर बताओ क्या आता है? पहले का 80,000 आ गया, दूसरे का 42,000 आ गया। दोनों को ऐड कर दो, 1,22,000। ये 1,22,000 टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ गए। इसको डिवाइड करेंगे तो OAR पर लेबर आवर आएगा 10 रुपीज 109.18 पर हाँ पर लेबर आवर। क्लियर है? क्या आ गया? पर मुझे तो FOH पर यूनिट चाहिए, पर यूनिट चाहिए। अच्छा, अब रुपीज 109.18 एक घंटे के कितने पैसे लगते हैं? ऐसे है। अब चेक करें, क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स बनता कितने घंटों में है? 5 घंटों में बनते हैं। तो 5 घंटे कितने पैसे हुए? एक्स के FOH और फिर वाई के FOH। अच्छा जी, एक्स के FOH आ जाएंगे और वाई के FOH आ जाएंगे। एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए लेबर कितनी लगती है? 5 आवर लगती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे लगते हैं, और OAR कितना है? 109.18, और वाई का एक यूनिट लगता है 3 घंटों में। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 109.18। तो बताएं आंसर क्या आंसर आता है? एक्स का कितना आता है?
5 545.9 546 ना कर लें इसको यार, हाँ कर लें, ज़्यादा है पर टेंशन ही देगा मैं। 546 कर लो यार, 546 कर लो, खैर है 100 रुपये का 200 का फ़र्क पड़ जाएगा, खैर वाई को बताओ, राउंड ऑफ करके बताना। 328, क्योंकि सब कुछ ना राउंडिंग में नहीं है तो एक डेसिमल में आएगा, सारी क्योंकि डेसिमल में ले जाएगा। सर टोटल मार दें, ये हमारे पास फिनिश गुड की कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आ जाएगा, ये कॉस्ट पर यूनिट का आंसर आएगा। फिनिश गुड कॉस्ट पर यूनिट 4998 एक्स का और वाई का 6194। यहाँ तो कोई टेंशन, अच्छा जी यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया, इसका मतलब हम अपनी दूसरी वाली मंजिल पर कामयाब हो गए। यहाँ पर आ जाए ज़रा सर, यहाँ पे मैंने ये कर लिया कि ये कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। सर आप बताएं मुझे क्या कैलकुलेट किया मैंने कॉस्ट पर यूनिट को। एक्स का क्या है कॉस्ट पर यूनिट, एक्स का है 498 और वाई का क्या है मेरे पास 6194। अब क्या करना है, मुकाबला करवाना है इसका एनआरवी के साथ, और जो लोअर होगा उसको नॉर्मल डैमेज के यूनिट से मल्टीप्लाई करके फिर जाकर मेरा फाइनल आंसर आएगा। सही है बच्चों, एग्जाम में होने वाला सवाल था, वैसे हो ही जाता माशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। अच्छा जी चलते हैं सर, कहाँ पे थे हम, यहाँ पर। अब आ गया एनआरवी, तो एनआरवी हमारे पास कैलकुलेशन नंबर 2 हो गई। अब कैलकुलेशन नंबर 3 पे चलते हैं सर, कैलकुलेशन नंबर 3। और कैलकुलेशन नंबर 3 में हमने करनी है एनआरवी पर यूनिट, ठीक है। एनआरवी पर यूनिट कैलकुलेट करनी है किसकी, प्रोडक्ट एक्स की और प्रोडक्ट वाई की, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स की और वाई की हमने एनआरवी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट वाई आ जाएगा, और दोनों की हम क्या कैलकुलेट करने वाले, एनआरवी कैलकुलेट करने वाले। यहाँ तक कोई टेंशन। अच्छा जी कॉस्ट पर यूनिट हमारे पे कितनी आई थी इनकी, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। कॉस्ट पर यूनिट जो हमने इनकी कैलकुलेशन की थी वो क्या थी, 490 किधर गया, 4998 और 6194। 4998 और 6194 ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आई थी। हमने जो एक्स की कॉस्ट है, एक्स का एक यूनिट कितने का बनता है 4998 का, वाई का एक यूनिट 6194 का बनता है। अब हमने क्या करनी है, इनकी एनआरवी कैलकुलेट करनी है कि मार्केट में हम कितने का बेचेंगे, मार्केट में हम कितना का बेचेंगे। तो मुझे क्या करनी है, एक्स की सेलिंग प्राइस पर यूनिट तक पहुंचना है। अच्छा जो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन थी वो क्या थी, ड्यूरिंग द ईयर एक्स सेल 11,600 यूनिट। सर इतने यूनिट वो बेचेगा, एक यूनिट कितने का बेचेंगे ये नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए उसने ये 25% अबव कॉस्ट की वैल्यू दी हुई थी ताकि हम कॉस्ट से एक सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएं, ठीक है। आए जरा, अब हमने क्या करना है सर, इसके अंदर मार्कअप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कॉस्ट में मार्कअप ऐड करेंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे, सेलिंग प्राइस तक पहुंचेंगे। कॉस्ट में मार्कअप ऐड करके सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाओ, इजाजत है। या दूसरा तरीका क्या है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाओ, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर। अच्छा कैसे करना है, डायरेक्ट या मार्कअप को ऐड करके, मार्कअप को ऐड करना है, ठीक है सर। मार्कअप को ऐड कर ले, मार्कअप कितना है 25%, ऐसे है। तो सर अगर मैं इसमें कॉस्ट है ना, अगर इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवा दूं मार्कअप्स के साथ जो कि 25% है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.25 से, तो सर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से पहुंच जाऊंगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1.25 से, तो डायरेक्ट मैं सेलिंग प्राइस से पहुंच जाऊंगा। तो बताएं सेलिंग प्राइस क्या आती है, क्या 6248, और दूसरे वाले की 7743। यहां तक कोई टेंशन, अच्छा यहां तक कोई टेंशन नहीं है। आगे चलें, तो ये इसका नाम क्या हुआ, एनआरवी,
एनआरवी कह लो या सेलिंग प्राइस कह लो, और ये जो सेलिंग प्राइस आई है नॉर्मल गुड की आई है। सही मेरे बच्चों, ये नॉर्मल गुड की आ गई, एक्स की भी और वाई की, यानी कि एक्स नॉर्मली कितने का बेचेगा 6248 का बेचूंगा और वाई नॉर्मली 7743 का बेचूंगा। सर और भी मसला तो है ना एक, यार वो 200 यूनिट डैमेज भी तो हुए थे और उन डैमेज को हमने लवारिश छोड़ा था नहीं सर, उनके ऊपर रीवर्क किया था। जरा कितना का रीवर्क किया, किधर है यार, हाँ एक्स के ऊपर 1500 का रीवर्क किया और वाई के ऊपर कितना वर्क किया हमने, कितना 800 का किया। तो हम क्या करें, कॉस्ट ऑफ रीवर्क माइनस कर देंगे। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू रिपेयर, माइनस कॉस्ट टू रिपेयर। सर फिर माइनस करूंगा ना मैं, तो माइनस कर देंगे रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट। तो एक्स के लिए कितना रीवर्क था और वाई के लिए कितना रीवर्क था 800। ये जो एनआरवी आएगी, ये एनआरवी किसकी आएगी, ये डैमेज की आएगी, क्योंकि रीवर्क किसके लिए हुआ था, डैमेज के लिए हुआ था, डैमेज के लिए हुआ था रीवर्क। बताएं आंसर क्या है, 4748, ओके 4748 और 7 वाला हमसे आया 6943 और ये एनआरवी किसके लिए आएगी, वेल डन, ये एनआरवी आएगी डैमेज की। यान तो कोई मसला, सर अब मुकाबले का वक्त आ गया, मुकाबले का वक्त आ गया, आए मुकाबला करते हैं, मेन कैलकुलेशन पे चलते हैं। मेन कैलकुलेशन किधर थी, अब तो मुझे ये भी नहीं याद, 1 वाली कैलकुलेशन, हाँ ये मेन कैलकुलेशन आ गई। अच्छा अब ना हमें 1 by 1 मुकाबला करना है, तो 1 by 1 मुकाबला करने के लिए स्क्रीन पे चीज़ें लिख लूँ या डायरेक्ट कर लूँ, डायरेक्ट कर लूँ, संभाल लोगे, चलो मैं कोशिश करता हूँ, ना समझने में बता देना। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल, नॉर्मल की कॉस्ट कितनी है 4998, नॉर्मल की एनआरवी चेक करते हैं क्या है सर, नॉर्मल की एनआरवी कितनी है 6248, 6248, तो यहां पे लिखते हैं 6248, 6248। सर इन दोनों में से कौन जीता 4998, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा 4998 से, तो सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4998 से, तो इक्वल टू के बाद सारा आंसर आ जाएगा। अभी आंसर ना लिखना, बस अभी कैलकुलेशन देखते रहो, यहां तो कोई टेंशन नहीं। डैमेज में तो पक्की बात है एनआरवी ने जीतना है। अच्छा डैमेज की कॉस्ट कितनी है 4998, डैमेज की एनआरवी चेक करें कितनी है, डैमेज की एनआरवी कितनी है 4748, तो ये नॉर्मल था और ये डैमेज था 4748। अब कौन जीता 4748 जीता, इसका और इसका मुकाबला हो रहा है अब 4998 का मुकाबला 4748, सर कौन जीता 4748 जीता डैमेज के केस में, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4748 से। क्या मेरी बात समझ आ रही है, आगे चलें वाई में खेलते हैं। वाई की कॉस्ट कितनी है 6194, 6194 ये वाई की कॉस्ट, $6194। अब इसके एनआरवी चेक करते हैं, वाई की एनआरवी नॉर्मल की 7743, तो 7743 एनआरवी क्या आ गई नॉर्मल की 7743, इन दोनों में से कौन जीता 6194 जीत गया, सर यू विन, मल्टीप्लाई बाय 6194। डैमेज में हमेशा पता है एनआरवी जीतता है, डैमेज में तो हमेशा पक्की बात है एनआरवी ने जीतना है 6943। ओए 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 ओए, उसने कहा ठहर जा जरा, हर बार ऐसा नहीं होता। और चेक करो इन दोनों के मुकाबले में कॉस्ट जीत गया, कॉस्ट जीत गया, ऐसी है क्लियर। अब चेक करो कि ये प्रोडक्ट कितनी तगड़ी होगी कि 61 वाली चीज 77 में मार्केट में बेच रहे हैं, वो डैमेज होकर भी उसकी वैल्यू इतनी तगड़ी है कि कॉस्ट के करीब करीब भी नहीं आई, है ना यार। ये वाली प्रोडक्ट का पता करो, इसके ऊपर बिजनेस करते हैं, कॉस्ट कम मारी जबकि सेलिंग प्राइस तो अन्य वाई है उसकी। अच्छा जी सर कौन जीत गया, अगेन कॉस्ट जीत गया 6194, ठीक है। तो इन चारों को हम जब ऐड कर देंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा
क्लोजिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड। तो बताएं कितनी आती है? पहले वाले का आंसर क्या है? 2199 12 122 122। आगे चलो। सर ये y के डैश का आंसर है 2400। हाँ, एंड में 200 है। आगे y की डैमेज का आंसर क्या है? 2477 600। आगे चलें। सर ये y के नॉर्मल का है 2849 2849 2400 जी 949 600 949 600। अच्छा जी 949 600 एंड द ग्रैंड फाइनल आंसर इज 53910800। नईम ने फाइनल आंसर बता के मैदान मार लिया। हाँ सर, ये हमारा आंसर था और ये हमारा सर सारा आंसर था। चेक करें सर, सारा आंसर बस यही है सर। दिस इज आवर होल दुनिया। बस इतना सा सवाल था, बस इतना सा सवाल था। ये लाल वाला डब्बा सारा सवाल है। इसका तो आगे तो पीछे सारा ड्रामा ही किया हमने, ये सारा। ठीक है, सोल्यूशन की तस्वीर नहीं ले सकते हम, क्योंकि 3 सवाल मैंने सोल्यूशन बनाया है। अच्छा, 3 सवाल की 1 ले लेते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट खुद लेके सेंड कर देता हूँ। हाँ, हर बार चल मैं कहता तो ना, कम से कम। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। ठीक है, और ये सवाल को बच्चों दोबारा रिवाइज करना है, एक बार खुद से करना है, सारा रिसॉल्व खुद से करना है। 1 मरतबा 2 मरतबा करेंगे तो सवाल में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है।